50 दिन में 50 मैराथन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश में संभाग और जिले, और साथ साथ में आपको इसमें स्थिति भी करा दिया जाएगा। पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, ये दूसरा लेक्चर है, तो फर्स्ट लेक्चर जो नहीं देखा है वो भी फर्स्ट लेक्चर को देख लें। सेकेंड लेक्चर में आज हम कंप्लीट करेंगे मध्य प्रदेश के संभाग। तो मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? तो मध्य प्रदेश में संभाग 10 संभाग हैं, और जिला की बात आ जाए तो मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। हमने गठन में भी देखा था कि मध्य प्रदेश में 52 जिले कहाँ कहाँ से उठ के आया और यहाँ पे जिला बना दिया गया, किससे अलग करके जिला बनाया गया, ये भी मैंने आपको बता दिया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि किस व्यक्ति के द्वारा कौन सी आयोग आया, और उस आयोग के अध्यक्षता में ही मध्य प्रदेश को पूर्णतः भाषा आधार पर ही राज्य बना दिया गया, ये भी मैंने आपको बता के रखा हुआ था। आज जो हम पढ़ेंगे वो मध्य प्रदेश के जिला, संभाग और मध्य प्रदेश की स्थिति, ये तीनों टॉपिक को एक साथ ही कंप्लीट करेंगे। और कल का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मध्य प्रदेश के पठार के बारे में। तो आज हम देखें तो मध्य प्रदेश में कितने संभाग है? 10 संभाग हैं। पहला संभाग है चंबल, दूसरा संभाग है ग्वालियर, तीसरा संभाग है भोपाल, चौथा संभाग है उज्जैन, पांचवा संभाग है इंदौर, छठवां संभाग है नर्मदापुरम, सातवां संभाग है जबलपुर, और आठवां है शहडोल, नौवां है रीवा और 10वां है सागर। तो हम संभाग को याद करने के लिए कुछ इस तरीके की प्रक्रिया अपनाएंगे, ऐसे चल के ये ऐसा आएंगे और सीधा इसमें अटैच कर देंगे। तो हमने देखा चंबल, ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर, शहडोल, रीवा, सागर। तो ऐसे आके हम ऐसे चले जाएंगे और ऐसे अपने को संभाग याद हो जाएंगे। तो आपको आशा करता हूं कि आपको याद हो गया होगा कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं। पहले का नाम चंबल है, दूसरे का नाम ग्वालियर है, तीसरे का नाम भोपाल है, और चौथे का नाम उज्जैन है, पांचवे का नाम इंदौर है, और छठवें का नाम नर्मदापुरम है, सातवें का नाम जबलपुर है, आठवें का नाम शहडोल है, नौवें का नाम रीवा है, और 10वें का नाम क्या है? सागर है। तो कौन सा संभाग कब बना? देखो, नोट करके आप पेन और कॉपी हाथ में रखें और नोट करके लिख लें। नोट करके लिखिए, 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश में कितने संभाग थे? 7 संभाग थे। कितने संभाग थे? 7 संभाग थे। 1973 में, कब का टाइम पीरियड है? 1973 में एक संभाग बनाया गया जिसका नाम है उज्जैन। 1973 में उज्जैन को संभाग बनाया गया, ये भी आप याद रखें, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। और सागर को 1975 में बनाया गया था, ये भी याद रखें। 1975 में सागर को संभाग बनाया गया था, ये भी याद रखें आप। और इसके बाद में 1980 में 2 संभाग बनाए गए थे। पहले का नाम है चंबल और दूसरे का नाम है होशंगाबाद। पहले का नाम क्या है? चंबल, और दूसरे का नाम है होशंगाबाद। ठीक है, याद रहेगा। आज की डेट में होशंगाबाद का नाम चेंज करके, आज के डेट में देखा जाए तो होशंगाबाद का नाम चेंज हो गया है, और इसका नाम अब जो बोला जाता है जिस नाम से, तो नर्मदापुरम के नाम से इसे जाना जाता है। याद रखें, 2022 में इसका नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम कर दिया गया है, याद रहेगा। और ये 1956 की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको। इसके बाद में 2000 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को अलग कर दिया गया, जिनमें से 3 संभाग जो थे वो 3 संभाग कौन से स्टेट या कौन से राज्य में चला गया? छत्तीसगढ़ में चला गया। पहला जो संभाग था उसका नाम है रायपुर, और बिलासपुर और बस्तर, ये 3 संभाग हैं छत्तीसगढ़ राज्य में चले गए। और मध्य प्रदेश में अब हमारे पास में कितने संभाग बचे? 9 संभाग बचा। ठीक है, तो 2000 में 3 संभाग कहाँ कहाँ गया?
तो पहला तो चला गया छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर और बस्तर, ये तीनों संभाग छत्तीसगढ़ में चले गए। और मध्य प्रदेश में 9 संभाग बचा 2000 में, 1 नवंबर 2000 में 9 संभाग बचा, जिनमें से 2008 की बात है तो 2008 में एक नया संभाग बना जिसका नाम है शहडोल। क्या नाम है? शहडोल। 2008 में शहडोल को एक संभाग बनाया गया। 9 और 1 ऐड कर दो तो उसमें कितने संभाग हो गए? 10 हो गए। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने संभाग पाए जाते हैं? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10 संभाग पाए जाते हैं। तो आप याद रखना, सारे डिस्ट्रिक्ट का मैं आपको यह संभाग के गठन बता दूंगा। तो चंबल को संभाग कब बनाया गया? तो चंबल को संभाग 1980 में बनाया गया। याद रहेगा, चंबल को संभाग कब बनाया गया? 1980 में बनाया गया। और ग्वालियर को संभाग 1956 में बनाया गया। याद रहेगा, 1956 में ग्वालियर को संभाग बनाया गया। याद रहेगा इतना। इसके बाद में हम आगे चलें तो उज्जैन को संभाग कब बनाया गया? 1973 में। 1973 में उज्जैन को संभाग बनाया गया। और भोपाल को संभाग कब बनाया गया? तो भोपाल को 1956 में भोपाल को संभाग बनाया गया। इसके बाद में आता है सागर को 1975 में संभाग बनाया गया। याद रखें, 1975 में सागर को संभाग बनाया गया। और रीवा को 1956 में ही संभाग बना दिया गया था। 1956 में ही रीवा को संभाग बना दिया गया था। और शहडोल मैंने जस्ट अभी आपको बताया, शहडोल को 2008 में ही संभाग बनाया गया। जबलपुर को संभाग बनाया गया 1956 में। याद रहेगा, ठीक है। नर्मदापुरम को कब संभाग बनाया गया? तो ये हम बोल सकते हैं 2008 में नर्मदापुरम को क्या बनाया? 2008 नहीं, 1980 में नर्मदापुरम को संभाग बनाया गया। याद रखें, 1980 में नर्मदापुरम को संभाग बनाया गया। और इसके बाद में 1956 में इंदौर को संभाग बनाया गया। 1956 में भी इंदौर को संभाग बनाया गया। मैंने आपको ये बताया कि मध्य प्रदेश में जितने भी संभाग पाए जाते हैं, ये सारे के सारे संभाग को कब बनाया गया, ये मैंने आपको डेट बताया। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश के भोपाल जो अपनी राजधानी है, भोपाल को संभाग कब बनाया गया? तो 1956 में बनाया गया। थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया, उसके अनुसार अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखते हैं आगे और कि जैसे हम चंबल को, तो चंबल का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है चंबल। ये भी आप नोट करके लिख लेना। चंबल जो है इसमें न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला बोला जाता है इसे। और चंबल के अंतर्गत 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, शिवपुर, मुरैना और एक भिंड। तो संभाग के अंतर्गत, चंबल संभाग के अंतर्गत, चंबल संभाग को अगर हम देखने जाएं, जैसे जबलपुर एक संभाग है जिसे हम जाते हैं देखने को, तो संभाग अपने को देखने को मिल जाता है। मगर चंबल संभाग को हमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि चंबल एक नदी है जो जामा पावा पहाड़ी से निकलती है इंदौर से, और ये जाके यमुना नदी में मिल जाती है। इसलिए इस पूरी एरिया को, मतलब ये जो एरिया है, इस एरिया में चंबल नदी बहती है। इस वजह से इस एरिया का नाम ही क्या रख दिया गया है? चंबल रख दिया गया है। चंबल के जितने भी प्रशासनिक काम होते हैं संभाग के, वो कौन करता है? मुरैना करता है। याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ें और आगे बढ़ के देखें कुछ चीजें और। तो ग्वालियर जो है, ग्वालियर में कितने डिस्ट्रिक्ट होते हैं? तो ग्वालियर के अंतर्गत पहला जो है गुना है, दूसरा शिवपुरी है, और तीसरा अशोकनगर, और चौथा दतिया, और पांचवा खुद ग्वालियर। तो ग्वालियर को याद रखें, ग्वालियर में बहुत सारी चीजें ऐसे पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जबलपुर संभाग को देखते हैं। जबलपुर संभाग, मेरा जो फोकस है वो सबसे ज्यादा ये है कि हम एक मैप को समझें। इस मैप में कौन कौन सी संभाग कहाँ कहाँ पे लगते हैं और कौन सी संभाग में क्या पाए जाते हैं, ये फोकस है ना। और देखा जाए तो देखो, जबलपुर में 8 डिस्ट्रिक्ट है, नर्मदापुरम में 3 डिस्ट्रिक्ट है, और उज्जैन में 8 डिस्ट्रिक्ट है, इंदौर में 8 डिस्ट्रिक्ट है, उज्जैन में 7 डिस्ट्रिक्ट है, और शहडोल में 3 डिस्ट्रिक्ट है, रीवा में, रीवा, सतना और सीधी, सिंगरौली,
है ना। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट है और इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये आप याद कर लेना, कोई भी बुक एक फॉलो कर लो, उस बुक को आप देखते हुए याद करते जाना। जबलपुर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, तो जबलपुर को आप देखिए, जबलपुर जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला बोला जाता है जबलपुर को, ठीक है, याद रखेंगे, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग इसे कहा जाता है, ये याद रखें। और एक और है इसमें, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला संभाग भी इसे कहा जाता है, तो सबसे ज्यादा साक्षरता वाला संभाग भी है ये, तो लिख लेना, एजुकेटेड पर्सन भी यहाँ पे सबसे ज्यादा है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद में फिर आप शहडोल आ जाइए, तो शहडोल को न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग कहा जाता है, शहडोल को याद रहेगा, शहडोल को न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग कहा जाता है। और शहडोल को जनसंख्या मतलब जनसंख्या कम जनसंख्या मतलब न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग भी शहडोल को हम बोल सकते हैं, याद रहेगा। और इसके बाद में हम आगे बढ़ें तो इंदौर को हम देखते हैं, इंदौर, तो इंदौर जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कहा जाता है, इंदौर को याद रखेंगे आप लोग ये पॉइंट को, ठीक है। तो आपको आशा करता हूं कि आपको ये संभाग और डिस्ट्रिक्ट वाले थोड़े थोड़े चीजें मैंने आपको याद कराने की कोशिश किया, याद हुआ होगा, है ना। और इसके बाद में अपना उद्देश्य क्या था कि अपने को मध्य प्रदेश के मैप के आधार पर संभाग थोड़ा थोड़ा याद हो जाए, क्योंकि आगे जितने भी हम टॉपिक पढ़ेंगे सारे के सारे टॉपिक में अपने को मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो संभाग याद होने चाहिए। अगर संभाग याद नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारे पास में दुविधा उत्पन्न हो जाएगा कि हम कौन सी क्षेत्र में हम जा रहे हैं और उस क्षेत्र के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। जैसे मैं बोल दूं कि नर्मदा नदी कहाँ से लेके कहाँ तक बहती है, जो कहाँ से उद्गम होता है और कहाँ जाके डूब जाती है, तो अपने को अगर एरिया पता नहीं होगा तो हम बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया पता करना पड़ेगा। तो एरिया पता करने के लिए ये बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया, ये एरिया आप एक बार याद कर लीजिए, इसके बाद में धीरे से आपको सारे काम होते चलेंगे। तो जो भी बेसिक से स्टार्ट कर रहा है एमपी, उसके लिए बेस्ट है ये लेक्चर, है ना। और इसके बाद में हम थोड़ा सा स्थिति को देखें कि मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, कौन सी जिला कहाँ पे लग रहा है, क्या सारे चीजें, तो मैं थोड़ा सा स्थिति भी बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो एक काम करिए, आप एक मैप बनाइए, है ना। मैप बनाने की प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा भाई। अगर मैप बनाते नहीं आता है तो मैप बनाने की प्रैक्टिस आप खुद से करिए, है ना। तो कोशिश रहेगा कि आप देखते जाइए कि मैप कैसे बनाया जाता है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का मैप है, ठीक है। तो स्थिति को देखें तो देखो, सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है। तो मध्य प्रदेश 5 राज्यों से घिरा हुआ है। यहां पर है उत्तर प्रदेश, यहां पर है छत्तीसगढ़ सीजी, और यहां पर है महाराष्ट्र, और यहां पर है गुजरात, और यहां पर है राजस्थान, याद रहेगा, ठीक है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यूपी और राजस्थान। मध्य प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है, तो मध्य प्रदेश 5 राज्यों से घिरा हुआ। अगर आप भारत को देखें तो भारत के बीचों बीच में कौन है, मध्य प्रदेश है। इसलिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, हृदय प्रदेश कहा जाता है। क्यों, क्योंकि भारत के एकदम बीचों बीच में, इसलिए इसे हृदय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश, अब क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आ जाता है कि मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को टच करते हैं, ठीक है। तो पहले आप याद रखें, मोटा मोटा हिसाब याद रखें कि कौन से जिले कहां पे लग रहा है। तो देखो, सबसे पहले जो है मुरैना, ठीक है। मुरैना से हम चलें तो मुरैना से लेके कहां तक, सिंगरौली तक, याद रहेगा, कहां तक, सिंगरौली तक, ठीक है। ये
सिंगरौली तक कितने जिले उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को टच करते हैं? तो 13 जिले उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को टच करते हैं। कहां से लेके कहां तक? मुरैना से लेके सिंगरौली तक, याद रहेगा। ठीक है, जितने भी ये साइड वाले टच होंगे वो सारे के सारे उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को टच करेंगे, ये याद रहेगा, है ना। मध्य प्रदेश के जितने भी बॉर्डर में ये डिस्ट्रिक्ट आएंगे, जैसे हम यहाँ बोल दें भिंड, है ना, दतिया बोल दें, अशोकनगर बोल दें, सागर बोल दें, है ना, तो ऐसे अपन बॉर्डर को अपन एक मैप आप देख लो, है ना, मोबाइल में निकालो मैप, या तो आप मैप खुद आप खरीदिए एक मैप, और उसमें आप देखिए कि जितने भी ये बॉर्डर में होंगे वो सारे के सारे उत्तर प्रदेश राज्य को टच कर रहे हैं। तो कितने जिले टच कर रहे हैं? 13 जिले टच कर रहे हैं। क्लियर हुआ यहां तक? अब इसके बाद में हम आगे बढ़ें तो छत्तीसगढ़, मतलब मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जो छत्तीसगढ़ राज्य को टच करते हैं, मतलब बॉर्डर को टच करते हैं? तो सिंगरौली से लेके बालाघाट तक, कहां तक? बालाघाट तक, याद रहेगा। सिंगरौली से लेके कहां तक? बालाघाट तक। ये मध्य प्रदेश के कुछ जिले हैं जो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर को टच करते हैं। कितने जिले हैं? तो ये 6 जिले हैं, याद रहेगा। कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। और इसके बाद में हम आए महाराष्ट्र में ऐसे कितने जिले हैं जो मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जो महाराष्ट्र राज्य को टच करते हैं? तो कितने जिले हैं? 9 जिले हैं। कितने जिले हैं? 9 जिले हैं, याद रहेगा। तो बालाघाट से लेके अलीराजपुर तक, अलीराजपुर, ठीक है, अलीराजपुर तक ये महाराष्ट्र राज्य को टच करते हैं। कितने जिले? 9 जिले, याद रहेगा। ठीक है, इसके बाद में गुजरात राज्य को मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जो बॉर्डर को टच करते हैं? तो 2 जिले हैं, अलीराजपुर और एक झाबुआ, याद रहेगा। अलीराजपुर और एक झाबुआ, ये दोनों के दोनों जो हैं वो गुजरात के बॉर्डर को टच करते हैं। 2 याद हो गया। ठीक, अब इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि राजस्थान के राज्य में हमारा जो मध्य प्रदेश की कुछ जिले हैं जो बॉर्डर को टच करते हैं। तो कितने जिले हैं? तो ये जिले हैं 11 जिले हैं। कितने जिले हैं? 11। ठीक है, यहां तक आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप जरूर मुझे बताएं। ठीक है, यहां तक समझ में आया चीजें आपको? ठीक है, आप ना एक काम करिएगा, जैसे मुरैना है, मुरैना से लेके सिंगरौली तक। अब कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो मुरैना है, ये देखो मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन कैसे पूछेगा। मुरैना जो है वो कितने राज्यों को टच करता है? तो मुरैना जो है 2 राज्यों को टच कर, एक है राजस्थान और एक है उत्तर प्रदेश। तो पहला लिख लो आप, राजस्थान प्लस यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश। अब सिंगरौली की बात आ जाए तो सिंगरौली जो है वो कितने राज्यों को टच करता है? तो सिंगरौली हमें दिख रहा है 2 राज्यों को टच करता है, एक उत्तर प्रदेश और दूसरा छत्तीसगढ़। तो आप लिख लो यूपी प्लस सीजी, मतलब उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसके बाद में हमारे पास बालाघाट आता। बालाघाट किन 2 राज्यों को साझा करता है? तो बालाघाट 2 राज्य, एक है छत्तीसगढ़ और एक है महाराष्ट्र। तो आप लिख लो बालाघाट 2 राज्यों को साझा करता है, एक का नाम छत्तीसगढ़ और दूसरे का नाम महाराष्ट्र। तो सीजी प्लस महाराष्ट्र, एम लिख दे रहा हूं, ठीक है, महाराष्ट्र। अब दूसरा अलीराजपुर, अलीराजपुर कितने राज्यों को साझा करता है? तो 2 राज्यों को, महाराष्ट्र प्लस गुजरात। तो अलीराजपुर भी लिख लो आप, अलीराजपुर, ठीक है। अलीराजपुर 2 राज्यों को साझा करता है, पहला जो है महाराष्ट्र, एम फॉर महाराष्ट्र, प्लस गुजरात, जी फॉर गुजरात, याद रहेगा। और फिर हमारे पास में झाबुआ, झाबुआ कितने राज्यों को साझा करता है? तो झाबुआ एक गुजरात और राजस्थान, झाबुआ लिख लें आप। कितने राज्यों को साझा करता है? 2 राज्यों को, गुजरात और राजस्थान, गुजरात और राजस्थान, याद रहेगा, ठीक है। एक जिला और है जो कहीं ना कहीं 2 राज्यों को साझा करता है, यहां पर शिवपुरी, शिवपुरी भी 2 राज्यों को साझा करता है।
ठीक है, यहां पे लिख दे रहा हूं शिवपुरी। जो शिवपुरी है वो दो राज्यों को साझा करता है, पहला जो है राजस्थान और प्लस दूसरा है उत्तर प्रदेश मतलब यूपी। यहां तक आशा करता हूं आपको याद हो गया होगा, है ना। अगर समझ में कोई चीज ना आए तो बिल्कुल बेहिचक आप पूछ सकते हैं कमेंट में, है ना, और कमेंट में आप पूछिएगा तो मैं आपको बिल्कुल जरूर बताऊंगा, ठीक है। और इसके बाद में हमने सिर्फ और सिर्फ क्या देखा, स्थिति देखा कि मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जो कहीं ना कहीं किसी राज्य को साझा कर रहे हैं, वो हमने देखा है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा के अनुसार मध्य प्रदेश को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लंबाई भी कभी कभी पूछ लेता है कि उत्तर से दक्षिण तक के मध्य प्रदेश की टोटल लंबाई कितनी है, या पूछ लेगा कभी कभी पश्चिम से लेके पूर्व तक की लंबाई कितनी है, या तो कभी कभी पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश के उत्तरी जिला कौन सा, मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिला कौन सा है, मध्य प्रदेश की पूर्वी जिला कौन सा, मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिला कौन सा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, या मध्य प्रदेश के मध्य जिला कौन सा है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं। तो ये समझ में आया है आपको। इसके बाद में आगे बढ़ूं मैं, ठीक है, चलो। चलो आगे बढ़ें। तो एक मैप बनाइए आप लोग। जितना बार आप मैप बनाएंगे उतने बार मैप बनाने की प्रैक्टिस आपको होती रहेंगी, ठीक है। तो ये आप विशेष रूप से आप ध्यान रखें, जितना मैप बनाएंगे उतने बार आपको मैप की प्रैक्टिस होता रहेगा। चलो अब देखो दिशा के अनुसार, तो दिशा कैसा है, दिशा के अनुसार अगर हम देखें तो देखो ये वाला जो एरिया है इसे हम उत्तर बोलते हैं, ठीक है। और नीचे वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं, ठीक है। और इस साइड वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, पूर्व बोलते हैं। और इस वाली एरिया को हम क्या बोलते हैं, पश्चिम बोलते हैं, ठीक है, ये पश्चिम बोलते हैं। तो इस दिशा के अनुसार अब मध्य प्रदेश की थोड़ी सी हम स्थिति को देखते हैं। तो सबसे मध्य प्रदेश के सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो मध्य प्रदेश की सबसे उत्तरी जिला मुरैना है। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, मुरैना है। मध्य प्रदेश के सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो बुरहानपुर है। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, बुरहानपुर है। मध्य प्रदेश के सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो अलीराजपुर है। और मध्य प्रदेश के सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो सिंगरौली है। याद रहेगा, सिंगरौली है, ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मध्य प्रदेश के उत्तर से लेके दक्षिण तक की दूरी कितनी है, तो उत्तर से लेके दक्षिण तक की दूरी, इसे हम भी देख लेते हैं कितना है, तो 605 किलोमीटर स्क्वायर है ना, 605 किलोमीटर स्क्वायर है, याद रहेगा। और मध्य प्रदेश के पश्चिम से पूर्व तक की दूरी कितनी है, तो 870 किलोमीटर स्क्वायर है, याद रहेगा, ठीक है। और इसके बाद में कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि मध्य प्रदेश के मध्य जिला कौन सा है, तो मध्य प्रदेश के मध्य जिला जो है वो है क्या, सागर, याद रहेगा। मध्य प्रदेश के मध्य जिला कौन सा है, सागर है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर देखो अच्छे से पढ़ोगे नहीं, अच्छे से समझोगे नहीं, तो आपको पेपर निकालने के लिए कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा भाई। अगर देखो आपने अच्छे से पढ़ लिया, अगर मैप के आधार पर आपने ज्योग्राफी को पढ़ा है, अगर मैप के आधार पर मध्य प्रदेश को पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर क्वेश्चन
बनेगा और कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चीज़ों को समझो, अगर चीज़ों को जितना ज़्यादा आप समझते चलोगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को समझोगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर कंफ्यूजन पैदा होगा और कंफ्यूजन दूर भी होता जाएगा। अगर चीज़ें रटना चालू कर दोगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर क्या होगा, पेपर में जाते ही आप घबरा जाते हो। अब घबराने के वजह से जो भी याद है वो भी हम भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ ये भी परेशानी होती है। पढ़ो ऐसा जो याद रहे हमेशा, कुछ ही ऐसे कॉन्सेप्ट भी आप लगा सकते हो, है ना। तो अभी लेटेस्ट में जो एग्जाम चल रहे हैं, पटवारी है, वन रक्षक है, जेल प्रहरी है, बहुत सारे एग्जाम आने वाले, उन सब के लिए आप तैयारी करना चाह रहे हो तो एमपी कहीं ना कहीं हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो एमपी से ही आएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की पेपर हैं ये, है ना। तो चीज़ों को समझना चालू करो, जितना ज़्यादा समझोगे 50 दिन में पूरा एमपी खत्म हो जाएगा। देखो 50 दिन में 50 मैराथन लेके आया गया है, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से 50 दिन में पूरे के पूरे आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी सोने का समय नहीं है, अभी जागने का समय। जितना ज़्यादा आप पढ़ाई में समय दोगे उतना ज़्यादा आपके पास में रिजल्ट आएगा। क्योंकि अगर देखो कभी कभी ऐसा होता है कि यार हमारा नहीं हो पाया, तो नहीं हो पाया मगर आपने अनुभव को गेन किया है, ये आप चीज़ों को समझो। अगर आपने अनुभव को गेन कर लिया तो कहीं ना कहीं वो आपको आगे जो एग्जाम आप एग्जाम देने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा, है ना। तो कल हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आशा करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कोशिश करें कि आपके जितने भी परिचित लोग हैं उन्हें भी आप शेयर करें और उन्हें सजेस्ट करें कि यहाँ से आप एमपीजी के फुल कंप्लीट कर सकते हैं। बेसिक से लेके एडवांस तक आपको कंप्लीट इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। धन्यवाद।